हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक का जो 4 मार्च 2025 को एनुअल पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में हम इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं इकोनॉमिक के पेपर का, और साथ में आपको जो पेड पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराई थी आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए, उसमें से कितने नंबर का पेपर आया हुआ था वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको पेड पीडीएफ लेनी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें ही ऊपर जो है एग्जाम स्टडी मटेरियल के नाम से मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड में ही। तो उसमें जो है आप कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ सस्ती पड़ जाए। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर बस मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ से ले सकते हो। प्राइसिंग वगैरह वहीं पर बताकर वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके अलावा फ्री में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, ओल्ड पेपर 2016 से 24 तक के सारे पेपर्स वगैरह, मॉडल पेपर, सब चीज़ें मिलेंगी फ्री में, वो भी इस वेबसाइट पर। तो विजिट करना जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब देखते हैं जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस थे। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया था। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट जो पार्ट आता है यहाँ पे वो थे हमारे MCQs। इसमें जो है 2 इकोनॉमिक्स आपके पास में, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो फिलहाल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके MCQs मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस मिलते हैं इस पेपर में। उसके बाद में फिर मैक्रो वाले के पेपर है। इस तरीके से जो है पेपर डिजाइन होता है ये वाला इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे क्रॉस चेक किए हुए हैं। जब तक ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती, अगर कोई पेज वगैरह आप बुक से बता सकते हो भाई इस पेज पे जो है आंसर आपने जो है गलत बता दिया, बाकी मैंने डबल क्रॉस चेक किए हुए हैं आंसर्स को, जो कि आपको लेजिटली सही आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है वो है मुक्त अर्थव्यवस्था में। कंज्यूमर डोमिनेंस इज इन, तो किस में होती है? फ्री इकोनॉमी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मांग वक्र OX के समांतर होता है तब मांग की लोच होती है। तो क्या होती है? वो अनंत होती है। When the demand curve is parallel to OX, then elasticity of demand will be, तो वो होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है तब उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो क्या होती हैं? वो होती हैं शून्य। When the production level is 0, then variable cost क्या होगी उसमें? उस केस में 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, मतलब 4 मार्क्स का नहीं, 4th नंबर का मार्क वो काउंटिंग में। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। क्या करती है? मांग और पूर्ति दोनों करती हैं। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय, तो किसके द्वारा होता है? बोथ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो बाजार कीमत का निर्धारण होता है अल्पकाल में। बहुत सारे बच्चे, मेरे को पता है भाई तुम में से काफ़ी सारे अति अल्पकाल लगा के आए होंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है अगर आप ये वाला लगा के आए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे थे रिव्यूज, पेपर वगैरह देखे थे, तो अल्पकाल लगा के आ रहे हैं, अति अल्पकाल लगा के आ रहे हैं। आपका आंसर आना था अल्पकाल में। इसका रीजन यह है कि अति अल्पकाल में जो है वस्तुओं की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर जो है निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जो है ना बाजार की कीमत, ठीक है, बाजार की कीमत आपकी जो है, देखो ध्यान से सुनो, अल्पकाल में बाजार की कीमत निर्धारित होती है, अति अल्पकाल में जो है वस्तु की कीमत, बाजार की नहीं वस्तु की कीमत और आपूर्ति होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए जो है आप में से बहुत सारों ने गड़बड़ करी होगी इसमें। आप में से किसने गड़बड़ करी है बताना जरूर से। तो इसका आंसर A आएगा, अल्पकाल में, ठीक है। मार्केट प्लेस इज डिटरमाइंड बाय इन शॉर्ट रन। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पादन होता है। तो कुल उत्पादन कैसा होता है? बढ़ती दर से बढ़ता है। द मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग देन द टोटल प्रोडक्शन, उसमें क्या होगा? इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। अगला क्वेश्चन देखो, सीमांत आगम, इसमें जो है हमें यहाँ पे दे रखा था TRN माइनस TRN माइनस 1 या फिर TR डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू जो है ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी गड़बड़ करी है, जैसे इनमें फिल इन द ब्लैंक था ना, इसमें ब्रैकेट में दे दिया। समझ जाते हैं कि भैया ये वाले जो है ना, इस 2 में से एक चूज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल गए भाई बोर्ड वाले, और इसके रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने गलत सलत कर दिया। वो बिचड़ गए कि कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या है, मतलब भरना क्या है, इसमें फॉर्मूला है या क्या है, आगे ये बना रखा है, समझ में नहीं आया बच्चों को। तो इसका जो आंसर आना था आपका वो था TR डिवाइड बाई क्यू, यानी कि आपको पता होगा सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी।
अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को देखो टी आर और टी आर एन -1, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, जिस वजह से ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, डिवाइड वाला यही वाला हमें कंसीडर करना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत क्या होती है उस केस में, तो उस केस में ये कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो है इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट्स डिमांड विल बी डिक्रीज। डिमांड डिक्रीज होगी तो ये भी जो है डिक्रीज हो जाएगी। वस्तु की कीमत और मांग के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है, तो इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, तो वो है इनवर्स यानी विपरीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। अभिकथन हमें दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और आंसर करना है। अभिकथन है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का एक पहलू नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये गलत है, क्योंकि ये जो है इसका ही एक पहलू हमें देखने को मिलता है। तर्क जो दिया हुआ है प्रत्येक अर्थव्यवस्था में को केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है हमारी फर्स्ट वाली। तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी आएगा, ठीक है। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, इसका जो है एक पहलू होता है। चलो अभी इंग्लिश में देख लो। हाउ मच टू प्रोड्यूस इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ही इसका एस्पेक्ट है, जबकि ये कह रहे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। एवरी इकोनॉमी फेसिस सेंट्रल प्रॉब्लम, ट्रू है। तो ये दोनों में एक हिसाब से हमारा डी ऑप्शन आएगा। असर्शन फॉल्स है और रीजन जो हमारा सही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपके पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 नंबर में क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान थे। इंक्रीज इन डिमांड, वैसे मैंने जो है प्रोवाइड करा रखे थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड सब आपको प्रोवाइड कराए गए थे क्वेश्चन। इंक्रीज इन डिमांड के 3 कोज बताने थे। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले, काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था। ओवरऑल आपका कैसा गया वो बताना। और अब के बाद जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था वो मैंने पीडीएफ से, हमारी पीडीएफ से आया हुआ था भाई, मतलब काफ़ी डिसेंट क्वेश्चन था। कॉम्पिटेंसी के नाम पे इनका इतना डिफिकल्ट जो है पेपर बनाया हुआ हमें देखने को नहीं मिला, डिसेंट पेपर था, बढ़िया था। अब सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो है 18वां क्वेश्चन देखो, शेष विशेष क्षेत्र वह है जो कौन सा, जो आयात और निर्यात करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इज द सेक्टर कौन सा है, विच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ थिंग दोनों करता है। किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है, क्या होता है उसमें, सिक्के, करेंसी और मांग जमा जो है शामिल होती है, यानी कि टोटल मनी ऑफ अ कंट्री, उसमें इंक्लूड होता है कॉइन, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, ये तीनों चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ MPC बराबर 0 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के की जो वैल्यू है उस केस में क्या हो जाएगी, तो उस केस में हो जाएगी 1। MPC 0 है तो गुणक जो है के का मूल्य होगा 1। चलो आपको देखते हैं अभी इसका जो MPC 0 है वैल्यू 1 हो जाएगी, हमें पता है। आप बताओ कि MPC अगर 0.5 है तो कितनी होगी, कमेंट्स में बताओ, देखते हैं कितनों को पता है सही आंसर। लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश कहलाता है, तो कैसा निवेश होता है वो, प्रेरित निवेश। इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, सरकार की गैर कर योजना आय का प्रमुख स्रोत होता है, तो कौन सा होता है ये हमारा, ये होता है फीस और लाइसेंस तथा परमिट, ये दोनों जो है ऑप्शन आएंगे, यानी आंसर हमारा सी ऑप्शन रहेगा। मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कौन सी है, लाइसेंस एंड परमिट भी होती है, फीस भी होती है, यानी बोथ ए एंड बी आंसर आएगा, सी ऑप्शन। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, ये फॉर्मूला ये सीधा हमारा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान कर दो तो ये हमारा प्राथमिक घाटा आ जाता है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसी में प्राइमरी डेफिसिट, ये होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन थे ये कुछ खालिस्तान टाइप के थे। वस्तु एवं सेवा कर खालिस्तान कर है, तो ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज विल इन द ब्लैंक टैक्स, कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है JB से का। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, हु से दिस, किसने कहा था, JB से ने कहा था। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेम द बैंक ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपके पास अभिकथन। अभिकथन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है। आयात निर्यात, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था मतलब वो किसी से कोई व्यापार नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होता है, आयात निर्यात का मूल्य शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है।
एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। आर्थिक संबंध नहीं, पैसे का लेन देन वाला, तो वो भी बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर ध्यान देंगे हम स्टेटमेंट अभिकथन पे, तो इन्होंने कहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का मूल्य शून्य होता है, और हम कहेंगे क्यों होता है, और ये कह रहे हैं इसलिए होता है क्योंकि भाई बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, इसलिए ये शून्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है, वैलिड रीजन है। इसका आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन, अभिकथन ए दोनों सही हैं, और कारण यानी तर्क जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। असर्शन दिया हुआ है, इन आ क्लोज्ड इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर जीरो, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और रीजन दिया है इसको लेके, क्लोज्ड इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में आपके जो है तीन नंबर के जो है नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको जो है फॉर्मूले लिखने थे इसके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव के रिगार्डिंग। काफ़ी आसान पेपर था, आगे भी आपके जो क्वेश्चंस थे बढ़िया क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये आपका जो है कंप्लीट पेपर अगर डाउनलोड करना है cclchapter.com से आप डाउनलोड कर सकते हो, हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिल जाएगा आपको PDF डाउनलोड करने के लिए, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद में, ठीक है। यानी कि ओल्ड पेपर जब ये कंसीडर हो जाएगा उस समय आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। अब देखते हैं, देखो जिनको पेपर सॉल्यूशन देखना था भाई मैंने पेपर सॉल्यूशन करा दिया है, उनकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अब जिन्होंने पेड PDF क्लियर किया उनमें से कुछ बच्चे तो भाई ये कह रहे सर आपकी PDF में से कुछ नहीं आया। अब उनके लिए भी भाई हम दिखा देते हैं भाई PDF में से कितना आया था। लेकिन मैं बता दूँ PDF से लगभग 75% पेपर जो है PDF से आया हुआ था, ये वाला इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो कि अच्छी बात है भाई। 59 मार्क्स का जो पेपर था PDF से आया था, और उसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब सिमिलर टाइप के थे, जिनको मैंने कंसीडर नहीं किया। सिमिलर मतलब टॉपिक से मिलते जुलते थे वो, ठीक है, अगर वो थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो वो भी हो जाते, लेकिन मैं मिलता जुलता नहीं, डिट्टो मिलते ही क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने जो ये व्यवसाय की खोल ली भाई PDF, गलत PDF खुल गई यार, जबकि हमें अर्थव्यवस्था खोलनी थी। चलो अब देखो यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था की PDF देखो यहाँ पे, और ये हमारा पेपर है। इनको जो है मैं साइड बाय साइड जो है यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। तो ये आ चुकी है PDF और एक साइड आ चुका है पेपर, ठीक है। अब देखते हैं कि PDF में से कितना आया था, कौन से क्वेश्चन आए थे। मार्क लगाने वाला हूँ सीधा मैं डायरेक्टली। देखो पहला क्वेश्चन जो था MCQs में, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन PDF से नहीं था, लेकिन आसान थे, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान भी थे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है, अभी मेरे को थोड़ा वो देखना पड़ेगा भाई OX, क्योंकि ये फाइंड वाला जुगाड़ इसमें नहीं चल रहा और कई सारे चैप्टर हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर ये कौन सा आ गया 4, आई गेस नॉर्मल लॉन्ग वालों में ही था शायद से। तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं MCQ ही है। एक तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी ना, इनमें से ढूंढने में टाइम लगता है भाई। देखो अभी इसलिए मैंने बोल दिया था वीडियो जो है समाप्त हो चुकी है मेन बच्चों के लिए। अभी हम मैचिंग करेंगे आराम से, ठीक है। इस वाले चैप्टर का नहीं है, दूसरे वाले में है ये हमारा। देखो ये अप डाउन हो रखे हैं थोड़े, मैंने क्वेश्चन ऊपर नीचे करके, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। जब मांग वक्र OX के समांतर होगा तो मांग की लोच होगी, यही क्वेश्चन है ना हमारा, तो अनंत होती है। आंसर भी दिया हुआ था अनंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो है थर्ड क्वेश्चन PDF से नहीं था, ठीक है, आसान था वैसे लेकिन PDF से नहीं था। उसके बाद में जो है फोर्थ क्वेश्चन भी PDF से नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बाजार कीमत का निर्धारण, मार्केट प्लेस इज डिटरमाइंड, तो ये वाला जो है हमें PDF से देखने को मिलता है। चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा चैप्टर है वो देखना पड़ेगा मुझे। इसका तो नहीं है इस वाले बुक में से, क्योंकि देखो मैंने कुछ क्वेश्चन है ना आगे पीछे भी हो गए, वो भी एक थोड़ा दिक्कत था। देखो ये रहा, बाजार कीमत का निर्धारण होता है, बाजार कीमत का निर्धारण होता है अल्पकाल में। आंसर भी आपको साथ में दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद में जो है देखो मैं वो मैचिंग करा रहा हूँ जो आपको एग्जैक्टली मिलेंगी, ठीक है। MCQ भाई बोर्ड वाले हर बार लगभग नए बनाते हैं। मार्जिनल वैल्यू के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस थे, पढ़े होंगे तो आराम से हो जाते, ऐसे ऐसे बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो है आगे जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10 में क्वेश्चन तक आपके नॉर्मल MCQ वगैरह थे। 11वां क्वेश्चन देख लो, 11वें क्वेश्चन में आपको जो है ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 26 था। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 26 मांग, देखो मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, मांग में कमी और मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय। यहाँ पे दोनों थे, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड थे और डिक्रीज इन डिमांड, दोनों के क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन था जिसमें दोनों चीजें पूछी हुई थी। यहाँ पे इन्होंने हाफ करके पूछा हुआ, कई सारे क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे किया है मर्जर और उस तरीके से, तो ये आपको बताना था मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय। यहाँ पे दोनों डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद में जो और वाला क्वेश्चन है इसका, वो हमारा चैप्टर 2 का 26 क्वेश्चन है। देखो क्या था,
मांग में वृद्धि के 3 कारण बताने थे, है ना। और इसी क्वेश्चन में हमने मांग में वृद्धि के क्या कारण है वो बताने थे। ये वाला पूरा क्वेश्चन आपका पूरा 11th क्वेश्चन कंप्लीट करा सकता था अगर आपने किया होता तो, यानी दोनों सेक्शन को इन्होंने सेपरेट करके दिया हुआ है, वो अलग बात है भाई इनकी। उसके बाद 12th जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर 5 से क्वेश्चन नंबर 3 है। चैप्टर 5 से क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 5 से क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ति में देखो यहाँ पे है ये, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो उस समय मांग में कमी द्वारा संतुलन कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखाचित्र कीजिए। यहाँ पे भी वही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 3 था। पूर्ति में स्थिर रहने के लिए मांग में होने वाली कमी या वृद्धि का संतुलन कीमत पर प्रभाव को सचित्र समझाना, वही हमें बताना संतुलित कीमत के रिगार्डिंग, यही सेम आंसर जो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब आउट करना था। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन था वो पीडीएफ से नहीं था, ये वाला तो आसान था सबको, लेकिन मैंने इस टाइप का इजी क्वेश्चन कंसिडर किया था इसको भाई कि इजी है, इसको तो इग्नोर करते हैं क्योंकि पेपर अब की बार डिफिकल्ट देखने को मिल रहे थे उस समय, उस हिसाब से मैंने एडवांस अपडेट करी थी पीडीएफ को। तो मुझे लग भी रहा था अब की बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आने की संभावना थी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये तो आप आराम से कर लेते इसमें। उसके बाद 14th क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन ये सीलिंग और फ्लोर प्राइस, ये भी हमने ऐड नहीं करा था, हो सकता है कुछ और नाम से ऐड कर रखे हो बट अभी मेरे को ध्यान नहीं है। मुझे फाइंड देखो स्पीड में ढूंढते हैं भाई, टाइम इतना नहीं रहता, पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनानी रहती है। 15वां क्वेश्चन देखो आप, 15वां क्वेश्चन है, इसमें ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई इसके रिगार्डिंग था एक्सेप्शन का, ठीक है, लेकिन डिटेल डिट्टो सेम मैच कराने मेरे को तो भाई डिट्टो सेम से मैच हो जाए जो बिल्कुल, लेकिन इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस थे कई सारे। टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड ये भी हमने कवर कर रखे थे, कई सारे क्वेश्चंस में ये टॉपिक था हमारा, अगर जिन्होंने पीडीएफ पढ़ी थी अच्छे से उनको पता होगा। और में जो है क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें क्या था, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन यूनिट और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ये वाला इसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना था। ये वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम था। ये हमारा जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 30 था। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। यहाँ पे देखो औसत आय क्या निकालनी थी, औसत आगम सीमांत आगम यानी आय ही होते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू AR/MR, यही होता है ये क्वेश्चन। औसत आय और सीमांत आय ये दो चीज़ें निकालनी थी, इस टाइप का यही सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है वैल्यूज थोड़ी बदली हुई थी बस और कुछ नहीं, लेकिन कंसेप्ट और फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम लगना था और सोल्व हो जाता आपका, अगर जिसने ये सोल्व किया होगा वो हो जाता आराम से। उसके बाद जो 16th क्वेश्चन है ये हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर 2 का जो है 2nd और 3rd क्वेश्चन दो को मिला के बनाया, इंडिफरेंस कर्व वाला, तटस्था वक्र वाला। तो इसको भी देखते हैं, चैप्टर 2 का देखते हैं एक बार। चैप्टर 4 है अभी हमारे पास, तो चैप्टर 2 में आते हैं हम। चैप्टर 2 देखो यहाँ पे तटस्था वक्र से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता बतानी थी। तटस्था वक्र की विशेषताएं और ये क्या है, दो क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों को जोड़ के इन्होंने एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ था, जिसको दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में थे। ये अगर पढ़ा होगा आराम से हो जाता है ये। उसके बाद में जो है इसमें और वाला जो क्वेश्चन है, ये नीचे वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखने को मिलता है। यानी कि देखो मांग की लोच कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक या तत्व की चीज होती है, इनको जो है व्याख्या करनी थी। ये जो है डिट्टो सेम आंसर आपको टेपना था इसमें, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन ये वाले पीडीएफ से थे। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन आ जाओ। 17th क्वेश्चन में जो है हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 34 था, ये हमारा इसी चैप्टर का 34 क्वेश्चन था। देखो कुल लागत और सीमांत लागत से आपका क्या अभिप्राय है, कुल लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है वही बताना था, संबंध बताने थे पूरा डिटेल में। ये भी वही था, ये भी वही था। इसमें डेफिनेशन एक्स्ट्रा इन्होंने थोड़ी सी पूछी हुई थी और इसकी डेफिनेशन भी इसमें थी ऑलरेडी, ठीक है। मैंने अभी एक एक चीज़ मिलवाऊंगा भाई, क्योंकि पढ़ी हुई है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है और वाला जो क्वेश्चन था ये हमारे चैप्टर 2 का 6th क्वेश्चन था, सॉरी 17th क्वेश्चन है। चैप्टर 3 का 13 क्वेश्चन था हमारा। चैप्टर 3 का 13th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 13 कारक के बढ़ते प्रतिफल से क्या अभिप्राय, कारक के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण है। देखो यहाँ पे तालिका और रेखा चित्र की सहायता से कारक के बढ़ते प्रतिफल के नियमों की व्याख्या करनी थी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी, यानी कि कारण क्या है वो वही चीज़ बतानी थी, एक्सप्लेन करना। सेम आंसर आपको लिखना था, टेबल वगैरह इसमें भी बना के दिखानी थी। शुरू में इन्होंने डेफिनेशन दी थी कारक के बढ़ते प्रतिफल के रिगार्डिंग, बस वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना था। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो आता है 17 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 18वां क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं था, देखो मैं जो सीधे हैं भाई वही दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट जो मिलते हुए दिखेंगे आपको। 20वां क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें तो नहीं, हाँ गैस देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू वाला ये था हमारा।
हाँ ये वाला मैंने मैच नहीं करवाया ना आपको, आई गेस ये था एक क्वेश्चन हमारा पीडीएफ के अंदर, ये मैच नहीं कराया। देखो एमसीक्यू में ये चीज़ होती है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं लेकिन बट टॉपिक हमने कवर कर रखे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे ऑलरेडी था ये TR अपॉन में डेल्टा क्यू, लेकिन डेल्टा इन्होंने नहीं दिया था, ये वाला इसलिए आंसर था यहाँ पे। तो देखो ये वाला तो मैच भी नहीं कराया था भाई मैंने, ये वाला भी यहाँ पे मुझे अपने आप ही दिख गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलता है। अब इसके बाद में आप अगले देखते हैं क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन छूटे भी होंगे एमसीक्यू में, मैंने डिटेल में एमसीक्यू चेक करने का टाइम नहीं मिल पाया था हमको। अब यहाँ पे देखो अगला जो है ना 20वां जो क्वेश्चन मेरे को कंफर्म था, ये था हमारा चैप्टर 4 था, इस वाले में नहीं आएगा, ऊपर वाले में होगा फिर ये। हाँ दूसरी बुक आ चुकी है ना अभी तो। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर देखो, आप कोई सा देख लो। यहाँ पे दे रखा है MPC 0 है, गुणक बताना था। MPC 0.5 है, इसका गुणक बताना है। 0.8 है, गुणक बताना है। तो भाई MPC 1 है, उसका गुणक बताना। भाई अगर आपने करे होंगे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो वैसे भी, तो अगर आपने करे होंगे तो आराम से हो जाता भाई, आंसर निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आराम से सोल्व हो सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा सेम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है 21वां क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं था, 22वां नहीं था, 23वां जो है 23वां क्वेश्चन पीडीएफ से था हमारा। चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 था। चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे प्राथमिक घाटा, ये देख लो, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ये आंसर था इसका, ये ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आंसर आना था। ये जो है ना सेम पीडीएफ थी, इंग्लिश मीडियम वालों की भी, हिंदी मीडियम वालों की डिट्टो सेम पीडीएफ थी। उसके बाद में जो 24वां क्वेश्चन था, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 49 था। ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, तो नॉर्मल वालों में ही था ये देख लो एक बार। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 कहाँ गया? चैप्टर 2 में 49 भी है एक, और 74, दो क्वेश्चन थे जो मैच हो रहे थे। मैं 49 देख लो एक बार। तो सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर, सही अगला छांटना था, बिल्कुल सत्य था ये वाला। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो 74 देख लो, यहाँ पे 74 नंबर का भी था। सेवा कर खालिस्तान प्रकार का कर है, ठीक है, यही पूछा था ना, वस्तु सेवा कर, एक ही चीज़ है ये, वस्तु और सेवा कर, यही वाला आंसर ये था। यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष इसमें आंसर आना था। ये वाला किया होगा तो ये आराम से हो जाता, बिल्कुल सही था, सेम था क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। ये वाला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में हमने ऐड किया हुआ था, चैप्टर 2 के 19th क्वेश्चन था एमसीक्यू में। चैप्टर देखो ये रहा, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है? JB से का है ना, यही है ना, निर्धारित करती है। तो ये देखो, ये जो है ना, अभी पता नहीं तुक्का कैसे लगा भाई, सीधा वहीं खुल गया, किस्मत बढ़िया हमारी, टाइम बच गया थोड़ा सा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताना था आपको, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर हमें देखने को मिलता है 23 क्वेश्चन देखो। 23 भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। इन्होंने सत्य पूछा हुआ था, सत्य था हमारा ये। अगर किया होगा तो आराम से ये वाला हो जाता, अपने आप याद हो जाता आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है सरसर निजन थे वो तो वैसे भी नहीं आने थे। उसके बाद देखो 28वां क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 4 के क्वेश्चन 10 और एक MCQ में से था हमारा। तो यहाँ पे चैप्टर 4 का क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 10, ये देख लो। यहाँ पे जो है क्या पूछा हुआ था? औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग और सीमांत उपभोग, ये पूछा हुआ था। इन्होंने 3 पूछ लिए, लेकिन औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, ये 3 चीज़ें पूछ ली, 2 हमारी यहाँ पे हमें PDF से देखने को मिलती है। इसके अलावा एक जो है मैंने चैप्टर 4 के MCQ में भी मार्क लगा रखा, आई डोंट नो वाई। देख लेते हैं एक बार चैप्टर 4 के MCQ में 4th क्वेश्चन, औसत बचत प्रवृत्ति। हाँ ये थी, देखो औसत बचत प्रवृत्ति ये थी हमारी, ये इसके बारे में औसत बचत प्रवृत्ति के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था। अब वो पढ़ने के ऊपर भाई आप कैसा पढ़ के गए थे, लेकिन 2 तो मैंने डिट्टो मैच करा दिया डेफिनेशन आपको। उसके बाद में जो है 29th क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन बजट ऑन इकोनॉमी, ये इफेक्ट नहीं ऐड करे थे, लेकिन ये टॉपिक हमने ऐड किया हुआ था बजट का, लेकिन इफेक्ट नहीं करे थे। उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला क्वेश्चन जो है PDF से हमें देखने को मिलता है। ये हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखने को मिलता है। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9, कर क्या है और इसकी विशेषताएं बतानी है। यही पूछा था कर की विशेषताएं, तो कर की विशेषताएं ये थी, ठीक है, ये आपको करना था आंसर। उसके बाद में जो है और में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इसको मैंने मैच नहीं किया भाई, क्योंकि टाइम पास नहीं करना था हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब जो है शॉर्ट आंसर टाइप देखो, 4-4 नंबर वाले। इसमें जो है 30वां क्वेश्चन देखो, ये हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। चैप्टर 1 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 4 लक्षण विशेषताएं, एक ही चीज होती है, 4 बतानी थी, 4 ही नंबर का था, 4 ही बतानी थी आपको, ठीक है, डिट्टो सेम आया हुआ था। उसके बाद में जो है यहाँ पे 30वां क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन देखो, 31वें क्वेश्चन में भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर हमें बताना था। तो ये हमारा चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 था। चैप्टर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन सा चैप्टर, ये देखो, नहीं ये तो कौन सा चैप्टर आ गया,
चैप्टर नंबर 6 है, सॉरी मैं 3rd चैप्टर पे पहुंच गया, इतना नीचे थोड़ी होना चाहिए था। चैप्टर 6, हाँ ये रहा। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर बताना था, यही है ना, भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर बताना है। 4 नंबर में था ये। मोस्ट भी लिखा हुआ था, लिखा हुआ देख लो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख रखा था इस पे। उसके बाद में जो है 32वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 32वें क्वेश्चन में आपको जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन 3 था ये वाला, समग्र मांग के घटकों का वर्णन कीजिए। चैप्टर 4 का क्वेश्चन 3 ये भी देख लेते हैं एक बार। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, समग्र मांग किसे कहते हैं, इसके घटक आपको बताने थे। देखो ये 5वां क्वेश्चन था, 4th लिखा हुआ है यहाँ गलती से, तो यहाँ पे जो है ये देख लो, समग्र मांग के घटकों का वर्णन कीजिए। ये रहे इसके घटक, क्या अभिप्राय है, सारा कुछ यहाँ पे था। अगर आपने किया होगा तो आराम से हो जाता है ये भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। ये हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत सारे बच्चे भाई मेरे को इतना कह रहे हैं कि सरीकों से कुछ नहीं आया। भाई इतना मिलवा दिया आपको, पीडीएफ से लाइव मिलवा रहा हूँ, अब इतना आने के बाद भी आप ये कहोगे ना कि नहीं आया। देखो भाई अब मेहनत, आधे बच्चे ऐसे होते हैं मेहनत नहीं करते, पीडीएफ ले लेते हैं बस, कहते हैं यहाँ बस ठीक है, तो मेहनत नहीं करते। भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको मिलवा दूंगा, फिर बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं ढंग से, वो आपको पढ़ना पड़ता है भाई। तो ये 33वें क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। यही है ना, मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 6 नंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले से मार्क है। उसके साथ में और में जो है यहाँ पे दिया हुआ था, और में ये था घरेलू आय, राष्ट्रीय आय, ये यहाँ पे आपको हल करनी थी, आय विधि द्वारा हल करनी थी। ये भी क्वेश्चन था पीडीएफ से ही। चैप्टर 6 का क्वेश्चन 9 था, इसको भी आपको मिलवा देता हूँ मैं। चैप्टर 6 का चैप्टर 3 आया, ये तो आई गेस हम ऊपर आ गए ज़्यादा है ना। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 18 बंद अर्थव्यवस्था, नहीं ये वाला शायद दूसरी बुक में होगा फिर वो। चैप्टर 6 का, सॉरी 34वां था ये, तो चैप्टर 6 का क्वेश्चन 9 बता रहे हैं, 9। ये देखो यहाँ पे ये रहा, आय विधि द्वारा हल कीजिए, घरेलू आय, राष्ट्रीय आय। तो घरेलू आय, राष्ट्रीय आय, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले से मार्क था, ठीक है। और इसी टाइप से टेबल दे रखी थी, देखो मजदूरी, लगान, यही है ना सब कुछ। 10,000 की जगह 1,000 कर दिए, 5,000 की जगह 500 कर दिए, 400 की जगह 1 जीरो हटा दी भाई इन्होंने, सीधी बस पीछे से 1 जीरो हटाई और ऐसे कैसे टेप दिया। इन लो बच्चों, पकड़ लो, कैच करो इस क्वेश्चन को। तो भाई क्वेश्चन में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम कंटेंट दे सकते हैं पढ़ने के लिए, भाई पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो, मेहनत करवा सकते हैं। 34वां क्वेश्चन देखो, बार्टर सिस्टम के बारे में पूछा हुआ था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। ये क्वेश्चन था बट मेरे को ढूंढने में हिंदी में टाइम लग जाता है, तो बट मेरे को इतना पता, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, करवाया हुआ था इसमें, ठीक है। ऐड करने में भाई रिसर्च करनी पड़ती है पूरी अच्छे से। इसका और वाला क्वेश्चन देख लो जो सीधा मिलता था, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर बताना था। ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 था। चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 का ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लो, केंद्रीय बैंक। यहाँ पे था व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में 4 अंतर बताने थे। उसके साथ में इन्होंने डेफिनेशन दी थी, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, तो सबको ही पता हो भाई व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, जो व्यापार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है व्यापारिक बैंक पे भी कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मोस्टली जो मेजर पोर्शन था वो इस वाले में आंसर होना था। ये हमने ऑलरेडी इसमें कवर था पीडीएफ के अंदर। ये वाला भी होगा बट मेरे को ढूंढने में मिला नहीं, क्योंकि वर्ड जो है तो कई बार जो है ना इकोनॉमिक्स में वर्ड जो है कई सिमिलर वर्ड देखने को मिलते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। बट आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे लगभग 60 नंबर का पेपर आपका पीडीएफ से आया हुआ था। 80 नंबर में से 60 नंबर का, जिसमें केस स्टडी और एमसीक्यू ही ज़्यादातर पीडीएफ से बाहर थे, नहीं तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो आपके पीडीएफ से थे। लगभग 50% के करीब तो एमसीक्यू भी थे भाई पीडीएफ से, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि 100% पेपर मिल जाए, वो तो कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि बोर्ड खुद से कई बार क्वेश्चन बनाता है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, किताब में, गाइड में, ट्यूटर को इतना भी पढ़ के चले जाओ, वो आपकी बेसिक नॉलेज पर ही अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो वो क्वेश्चन तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये था टोटल, मैंने आपको सारा बता दिया है, समझा दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, पेड पीडीएफ चाहिए आपको भी किसी सब्जेक्ट के लिए, तो मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी आपको। जल्दी आ जाओ, जल्दी बता देता हूँ। cclchapter.com ये वाली वेबसाइट है, इसको सर्च कर लेना गूगल पर, ये नाम आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी वीडियो के। इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाना। अगर आपको एग्जाम के लिए पैसे देकर अच्छी स्टडी करनी है, बढ़िया स्कोर के लिए पीडीएफ चाहिए, जैसे ये वाली पीडीएफ थी, ऐसी और सब्जेक्टों की भी मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है।
कूपन कोड यूज़ कर सकते हो CCL10 ताकि सस्ती पड़ जाए PDF। उसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में चाहिए, ये वाली PDF के हमने कुछ क्वेश्चन फ्री में भी बांट रखे हैं भाई, ताकि एग्जाम में आप लोग पढ़ सको, कम से कम ठीक ठाक नंबर ला सको। तो यहाँ पे फ्री वाले क्वेश्चन भी हैं, पढ़ लेना, काम आते हैं जरूर से एग्जाम में। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर था इन क्वेश्चन में, फ्री वाले में से भी, और 60 नंबर का पेपर था पेड PDF में से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ ताकि बच्चे पढ़कर पास हो सके। अगर वो खुद से पढ़ रहे हैं तो ये उनको एडिशनल हेल्प हो जाती है। ठीक है, पुराने पेपर चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे, पुराने पेपर 2016 से 24 तक के 25 तक के सारे पेपर मिलेंगे। उसके अलावा मॉडल पेपर चाहिए आंसर की के साथ में, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सिलेबस पता लगाना है, मार्किंग स्कीम, रिजल्ट आएगा बोर्ड का, वो सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर, विजिट तो करो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।